सर, पेप टॉक विद राहुल सूद के इस खास प्रोग्राम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जहाँ से आपने शुरुआत करी। आपका जन्म कहाँ हुआ और अपब्रिंगिंग कहाँ हुई सर? मैं जयपुर की पैदाइश है मेरी, और मेरे पिताजी वकील थे, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी डॉक्टर रूप किशोर अरोड़ा, वो इस देश के प्रथम बैच के MBBS डॉक्टर्स में एक थे। राय साहब के खिताब मिला। तो मैं एक प्रोफेशनल्स की फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी वकील रहे, दोनों भाई वकील हैं, चाचा चाची डॉक्टर हैं। तो जयपुर की पैदाइश रही। मैंने सोचा कि जयपुर मेरी जन्मभूमि है, उसको अपनी कर्मभूमि बनाना चाहिए। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन मेरी पढ़ाई जब राजस्थान के अंदर ही हुई, यहाँ से मैंने BA ऑनर्स करा पॉलिटिकल साइंस में, फिर MA करा हिस्ट्री के अंदर, MBA करा और ख़ुद का व्यापार शुरू करा। खाली ये सोच के कि जयपुर में रहेंगे, जयपुर के लोगों की सेवा करेंगे, जयपुर को दुनिया के मानचित्र पे लेके जाएंगे, एक ब्रांड जयपुर बनना चाहिए, ये मेरे दिमाग में विजन था। तो जयपुर कर्मभूमि बनाया, और मुझे बड़ी खुशी है कि जयपुर से मुझे बहुत प्यार मिला। लोग मुझे जयपुर से एसोसिएट करते हैं, और जयपुर में होने वाली बहुत सारी गतिविधियों के संग मैं जुड़ा रहा, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो। तो ये काम चल रहा है। तो सर, यहाँ तक आने से पहले मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहता हूँ कि जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव हैं जी। तो पहले कॉलेज डेज से क्या आपका पॉलिटिक्स की तरफ रुझान था? जी, निश्चित रूप से। मैं राजस्थान कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी था। उस वक़्त मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी, और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो मुझे पार्टी में भी काम करने का मौका मिला, सरकार में भी काम करने का मौका मिला, और जैसे मैंने आपसे बताया कि जनसेवा मैं करता रहा हूँ। आपको मालूम है कि जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, जयपुर फिल्म फेस्टिवल हो, उनके संग मैं शुरू से जुड़ा रहा। अभी हम लोगों ने जयपुर सिटीजन फोरम करके संस्था बनाई हुई है, जो कि सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में तो काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अंगदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। तो कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो कार्यक्रम है, उसको राजस्थान में, जयपुर में हमारी संस्था ने शुरू करा। और दोनों सरकार, चाहे गहलोत साहब की सरकार उस वक्त थी, फिर वसुंधरा जी की सरकार आई, और अभी गहलोत साहब की सरकार है, उनका हमको सहयोग मिला। तो पूरे उत्तर भारत में अंगदान, महादान, ये जो हमारा नवजीवन प्रोजेक्ट है, इसको सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम माना जाता है पूरे उत्तर भारत में। और हमारा जो स्लोगन है, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान, वो देश में सर्वश्रेष्ठ स्लोगन माना गया अंगदान के क्षेत्र में। और अभी कुछ दिनों पूर्व जयपुर में पृथ्वीराज रोड पे अंगदाता स्मारक का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से हुआ। नहीं, बहुत अच्छा कॉज के लिए काम करें सर, क्योंकि मैंने भी अभी जैसे फिल्म बनाई थी किडनी डोनेशन पे, जो अभी इन दिनों काफ़ी क्राइसिस में चल रहा है, क्योंकि डोनर्स कम हैं और जो जिनको चाहिए वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ। तो इसकी अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, जिसके लिए आप बहुत ही नोबल कॉज के लिए जो काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं सर जानना चाहूँगा, जैसे फैमिली के अंदर आपके डॉक्टर्स थे या लॉयर्स थे, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेस में कैसे आना हुआ आपका? ये बड़ी रोचक कहानी है, लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं जब पढ़ता था, तो मुझे जो मेरे पिताजी पॉकेट मनी देते थे, उसमें से मैं 10 रुपये हर महीने, एक रेकरिंग अकाउंट था मेरा सिंडिकेट बैंक में। मेरी एक पड़ोसी थी, उन्होंने अकाउंट खुलवा दिया, उनके बैंक में जॉब लगी। तो बोले कि, मैंने कहा भी पैसे कहाँ है हमारे पास? तो बोले आप हर महीने कुछ पैसे डाल दिया करो। तो मैं 10 रुपये महीना डालता रहा 3 साल तक। 3 साल पूरे हुए तो 392 रुपये, 392 रुपीज़ इकट्ठे हुए उसके ब्याज समेत। उनको मैंने लिया और उससे व्यापार शुरू करा। मेरे पार्टनर है राजेश अजमेरा जी, उनके साथ में। तो लगभग 400 रुपये से पूंजी से व्यापार शुरू करा। जब पूंजी नहीं थी तो जवाहरात का व्यापार कैसे करते, हमने वुडन बॉक्सेस का काम शुरू करा। पहले तारकशी का काम होता था, और पहले हैंडीक्राफ्ट्स करते हुए पेंटिंग्स करी, कपड़े का काम करा। ये पूरी एक जर्नी है ग्रोथ की, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्टोन्स में आए, फिर सिल्वर ज्वेलरी में आए। और मुझे बड़ा शौक़ है
आदिवासी कल्चर के अंदर इस देश का जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण परिवेश है, उनका पहनावा, उनके कपड़े, उनके आभूषण मुझे बहुत आकर्षित करते थे। इतिहास का मेरा बैकग्राउंड था और मुझे पर्यटन बहुत पसंद है, घूमना, ज़िंदगी को समझना, लोगों को देखना, कैसे वो जीवन को यापन करते हैं। तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि जिस तरीके की ज्वेलरी, आभूषण हमारी महिलाएं श्रृंगार के लिए गांव में पहनती हैं, और अद्भुत कला है उनके अंदर। जो सुनार हैं हमारे, जो काम करते हैं चांदी का, सोने का, उन्होंने मास्टर क्रिएशन करे हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, कभी घर में शादी है, कभी अकाल पड़ गया, तो ये हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले साथी हैं, उस ज्वेलरी को बेच देते हैं, क्योंकि एक उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट का भी साधन है वो। तो इससे ये कला जो है वो लुप्त हो रही थी। खूबसूरत जो चीज़ें थी वो रिसाइकिल हो जाती थी, मेल्ट हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको इकट्ठा भी करूँगा और इसको डिज़ाइन करके ज्वेलरी बनाऊँगा। तो आम्रपाली जो मेरी कंपनी है उसकी शुरुआत हुई, और मुझे खुशी है कि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई जो करैक्टर था उसका नाम हमने रखा। और जो मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन करी, उसको युवाओं ने, उस वक़्त एक ट्रेंड चल रहा था कि एथनिक कपड़ों पहनने का, एथनिक किस्म से मेकअप करने का, बिंदी लगाने का, सिल्वर की ज्वेलरी पहनने का। और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के जो थे, गिम्पल कापड़िया थी, रीना रॉय थी, शबाना आजमी थी, किरण खेर जो अब हो गई, पहले किरण ठाकुर सिंह थी, वो लोग मेरे क्रिएशंस को पसंद करते थे। तो इट बिकेम पॉपुलर। आम्रपाली एक जयपुर से शुरू होके इट बिकेम, आई थिंक, द ओनली इंडियन ज्वेलरी ब्रांड जो कि ग्लोबली इतना रिकग्नाइज्ड है, जिसने ऑस्कर्स के लिए चीज़ें बनाई है, बियॉन्सी के लिए ज्वेलरी बनाई है, मेगन फॉक्स के लिए ज्वेलरी बनाई है। मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा बड़े फिल्म स्टार्स हॉलीवुड के ज्वेलरी पहनते रहे समय समय पे, लूची लू और बहुत सारे लोग, और बियॉन्से। और यहाँ पे हिंदुस्तान में तो आपको मालूम है कि हम लोग फिल्मों के संग काम करते रहे हैं। पूजा भट्ट की सारी मूवीज़ हैं, उनके लिए ज्वेलरी हम लोग करते रहे हैं। अभी रामलीला करी कुछ दिनों पहले, बाहुबली पार्ट 1 करी, पार्ट 2 करी, और भी कई प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तान की कला को एक स्थान देना, उसको पॉपुलर करना, हमारे जो सिल्वर स्मिथ हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उनके बारे में पूरी दुनिया को बताना, जो हमारी हैंड क्राफ्ट्समैनशिप है उसको वर्ल्ड मैप के ऊपर लेके आना, और जो हमारा जो कला का जो अनूठा जो संसार है उसको जयपुर की जनता को मैंने गिफ्ट देने की सोची, और आम्रपाली म्यूज़ियम बनाया, जो कि दुनिया में हिंदुस्तान के ज्वेलरी के ऊपर समर्पित एकमात्र म्यूज़ियम है, जिसमें चांदी के, सोने के आभूषण, हमारे जो आर्टिकल्स बनते हैं उनको बनाने का तरीका, उसके ऊपर रिसर्च हो सके, डिज़ाइनर्स उसके साथ जुड़ सके, तो वो काम मैं कर रहा हूँ अभी। ये जो आपका स्ट्रगल फेज लाइफ का रहा, वो कौन सा फेज रहा और उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, संघर्ष जिसके जीवन में ना हो तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। जो शुरू में जब मैंने काम शुरू करा तो बहुत संघर्ष का समय था, पैसे नहीं थे, बैंक वाले फाइनेंस नहीं करते थे, समय के संग आपने डिफ़िकल्टीज को दूर करा, लेकिन ज़िंदगी में संघर्ष चलता रहता है। आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलो। जो भी आपके सामने चैलेंज आए, जैसे ही आप किसी बॉल को लेके एक दीवार पे मारते हो तो तेज़ी से रीबाउंड होती है। तो अगर आप पास चैलेंज नहीं आएंगे तो आप में एक पैशन, एक चार्म खत्म हो जाएगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो चैलेंजेस का मुकाबला करो, चुनौतियाँ हर स्तर पे आएंगी जब आप एक नई सीढ़ी पे चढ़ोगे, और आप जहाँ प्राप्त पहुँच गए हो उससे संतुष्ट मत हो, क्योंकि हर चीज़ में एक्सेल करना आपकी मंशा होनी चाहिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं अब यहाँ तक पहुँच गया, मेरे को इससे ऊपर पहुँचना है। तो जब तक आपके अंदर इस तरीके की ग्रीड नहीं होगी, तो ग्रीड को तो हम एक बुरा शब्द मानते हैं, लेकिन ये भी एक लालच है कि हमको चोटी पे पहुँचना है।
जब तक ये ग्रीड नहीं होगी, आप कभी जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो संघर्ष तो रहना चाहिए, गिरना भी नहीं चाहिए। सोना जो है वो आग में तप के ही कुंदन बनता है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपने शुरुआत की हैंडीक्राफ्ट से सर, उसके बाद डिजाइनिंग में इट वाज अ ऑर्गेनिक मूव या मतलब? जी बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैंने कभी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करी डिज़ाइन बनाने की, लेकिन विजन दुनिया में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म और स्पेशलाइजेशन का बड़ा महत्व हो गया है। और अगर आपको एक विश्व स्तरीय कोई कंपनी बनानी है, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने मेरा जो सन है, मेरा पुत्र है तरंग, जो बिज़नेस ज्वाइन करा है, उसने पढ़ाई करी जेमोलॉजी की, डिज़ाइनिंग सीखी। मेरी डॉटर ने, तन्वी ने भी फैशन डिज़ाइन कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई करी, और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो भी क्वालिफाइड डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी की आकांक्षा। तो अब परिवार में जो लोग बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल करी है, जिससे कि आप खाली हिंदुस्तान की सीमाओं तक सीमित ना रहें। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, क्योंकि संसाधन इतने बढ़ गए हैं, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉलिंग है। तो ऐसे समय के अंदर आपको विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में एक अनूठा स्थान रखता है। लेकिन सरकारों को आवश्यकता है कि इस क्षेत्र को प्रमोट करे। कोरोना संकट से हम लोग गुजरे हैं, हमारे जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनको बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी है। इस समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आनी चाहिए जिससे कि ये सेक्टर बढ़ सके और हिंदुस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में हब बन सके। करेक्ट, वो बहुत संभावना है, और उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। सर, एक सुनील दत्त साहब का सद्भावना के सिपाही एक प्रोग्राम है जो कि काफ़ी आप एक्टिवली उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। अच्छी बात पूछी राहुल आपने, क्योंकि आप भी कला से जुड़े हुए हो, और सुनील दत्त जी हम सब के हीरो थे, क्योंकि न केवल एक प्रख्यात कलाकार बल्कि एक बड़े समाज सेवी, बड़े धर्मनिरपेक्ष इंसान थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको बहुत नज़दीकी से देखा, और मैंने उनके साथ कई यात्रा करी जिसमें हम दोनों साथ गए, एक गाड़ी में बैठ के गए, उनसे खूब बातें सुनी। तो सद्भावना के सिपाही एक वो आंदोलन उन्होंने शुरू करा था। श्रीमती सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि आप उसको संभालो। उन्होंने मुझे उसके संग अपने संग जोड़ा, और हम इस देश में प्रेम, शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए काम करते थे। सांप्रदायिक वैमनस्य हो उसको हटाने के लिए काम करते हैं। अभी भी वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो सिद्धांत मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। राम और रहीम एक है इस देश के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आपस में मिलकर काम करिए, हमारा सोचना है। और दत्त साहब हमेशा एक शेर मुझे सुनाया करते थे कि न जाने क्या बनाने निकले थे और हम क्या बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो उनका सोचना ये था कि जिसको जहाँ पे आराम शांति मिलती है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, उस पर जाके बैठता परिंदा। वो ये नहीं देखता कि ये किस धर्म को बिलोंग करता है। तो हम तो ये जो हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाए हैं, ये इस विश्व में शांति के लिए बनाए हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने के लिए। तो प्रेम, शांति, सद्भावना रहे, इसलिए सद्भावना के सिपाही पूरे राजस्थान में काम करता है। नहीं, बहुत अच्छा कॉज के लिए काम कर रहे हैं सर। आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है आपका? बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अनुशासन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको अपने व्यापार में भी समय देना पड़ता है। जो भी डिज़ाइंस निकल के जाते हैं वो आपके सामने से जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उसका क्या स्वरूप होएगा जब तैयार होकर आएंगे। लेकिन समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा ज़िंदगी में मैं 3 सिद्धांतों पे विश्वास करता हूँ।
पहला मैं कहता हूँ हमेशा लर्निंग। आदमी के जीवन का कि 3 आप सोच सकते हैं अलग अलग स्तर होते हैं। तो लर्निंग में आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा होती है दोनों तरीके की। एक शिक्षा होती है जो हम स्कूल में कॉलेज में जाके अध्ययन करते हैं। दूसरा है हमको संस्कार मिलते हैं हमारे परिवार के लोगों से, हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों से। ये आपका लर्निंग का एक फेज़ होता है लाइफ का। फिर एक फेज़ आता है जिसको कहते हैं हम अर्निंग। अर्निंग भी 2 प्रकार की होती है। अर्निंग में आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, अपने परिवार को मजबूत करते हैं, परिवार को चलाते हैं, व्यापार करते हैं। उसके साथ साथ आप सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्न करते हैं, तो वो भी एक अर्निंग का पार्ट होता है। आप पैसे तो अच्छा कमा लो, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा ना हो तो आपकी जो अर्निंग है वो अधूरी रह जाएगी, तो उसको पूरा करो। और फिर एक फेज़ आता है लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी। समाज को वापस देने की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं, एक शाश्वत सत्य है कि यहाँ पे हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जो आपने ज्ञान प्राप्त करा, जो आपने कमाया, उसको समाज को किसी न किसी रूप में वापस देके जाओ। तो चाहे म्यूज़ियम हो, चाहे मेरा एक इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल स्कूल ऑफ डिज़ाइन, जब हम डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, वो हो, चाहे मेरा अंगदान का प्रोग्राम हो, चाहे मैं एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन ऑफ राइस एंड एक्सपोर्टर्स का, उसके माध्यम से व्यापार को बढ़ाने का कोई तरीका हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भूमिका भी मैं निभाऊँ। खाली आप कमाते रहो और समाज को नहीं दो तो आपके जीवन की सार्थकता नहीं रहती है। तो अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जिस शहर में आप रहते हो वो शहर एक नई बुलंदियों पर पहुँचे। मुझे याद है कि मैं जब आरकेडीसी का चेयरमैन था, हम लोग बात करते थे कि जयपुर को एक हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। आज खुशी की बात है कि गहलोत साहब के उस समय भी हमने प्रेजेंटेशन दिया था बना के। आज जयपुर एक विरासत के शहर के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता है। हिंदुस्तान में 2 ही शहर हैं, अहमदाबाद के बाद जयपुर को ये दर्जा मिला है हेरिटेज सिटी का। तो बहुत कुछ यहाँ पे है, इतना कला, सभ्यता, संस्कृति का इतिहास है। जयपुर में जो पैदा हुए हैं उनको गर्व करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड कि हम जयपुर से पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में हुए हैं, इस पर गर्व करना चाहिए। 5000 साल पुरानी संस्कृति, क्यों नहीं विश्व गुरु बने। 21वां जो शताब्दी है वो भारत सबसे युवा राष्ट्र है और युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी भूमिका को समझें। बिल्कुल सर। तो एक युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं 4 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ ज़िंदगी में। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो 4 चीज़ें: कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, पक्का इरादा और अनुशासन। कड़ी मेहनत के बिना आप कोई भी सफलता प्राप्त करेंगे वो स्थायी नहीं होगी। अगर स्थायी करनी है तो कड़ी मेहनत से आप वहाँ तक पहुँचो। दूरदर्शिता होनी चाहिए। जैसे एक चित्रकार जब एक कैनवस लेके खड़ा होता है, उसके हाथ में पेंसिल होती है, वो एक सोच के एक चित्र बनाता है और उसके बाद उसमें रंग भरता है। वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। पक्का इरादा होगा तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और वो पहुँचने की जगह, आपकी मंजिल पहुँचने का रास्ता एक है अनुशासन। अगर आपने अनुशासन नहीं है तो आप बीच में लड़खड़ा जाएंगे। ध्यान रखिए 4 चीज़ों का, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इसी नोट के साथ सर आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।